है इसका मीनिंग, गवर्नेंस क्या होता है, ये सब आज के चैप्टर में जानेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट है। महाभारत की एक लाइन दी गई है, इसका क्या मतलब है समझते हैं। राजनम धर्म गोप्तरम धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इसका मतलब क्या है, द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्टेड। सो जो भी धर्म है, धर्म मतलब सही रास्ते पर चलकर किया गया काम जो कि गलत ना हो। तो राजा जो भी अपनी प्रजा के लिए धर्म का प्रोटेक्शन करता है, तो यहाँ कहा गया है धर्म उसका प्रोटेक्शन करता है जो कि धर्म का प्रोटेक्शन करता है, मतलब धर्म राजा को प्रोटेक्ट करता है। नाउ यहाँ पर रिगोबर्टा मचेतुम की कुछ लाइनें दी गई हैं, चलिए इसको रीड करते हैं। देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल। कोड का मतलब क्या है, या जो भी ये लाइन है इसका मतलब क्या है। सो इसका मतलब है पीस यानी शांति, जस्टिस यानी न्याय, इक्वालिटी यानी समानता, डेवलपमेंट यानी विकास एंड डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? विदाउट जस्टिस मतलब अगर न्याय ना हो तो देयर कैन बी नो पीस, मतलब अगर न्याय नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। विदाउट इक्वालिटी देयर कैन बी नो जस्टिस, अगर समानता नहीं होगी समाज में, सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं होगा, तो जस्टिस यानी न्याय की कोई वैल्यू नहीं होगी, न्याय मैटर ही नहीं करेगा। ऐसे ही विदाउट डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो देयर कैन बी नो इक्वालिटी, अगर समाज में विकास ही नहीं हो रहा है तो बराबरी कैसे आएगी। जो बड़ा है वो बड़ा ही रह जाएगा, जो छोटा है वो छोटा ही रह जाएगा। नॉट इन द सेंस ऑफ हाइट आई एम टॉकिंग हियर, मतलब फिनेंशियली या इकोनॉमिकली, है ना। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके बिना इक्वालिटी का कोई मायने नहीं रखता। देन एंड विदाउट रिस्पेक्टिंग पीपल्स आइडेंटिटीज एंड डिग्निटी, अगर लोगों की आइडेंटिटी को, पहचान को, उनके कल्चर को, उनकी डिग्निटी को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी तभी मायने रखती है जब हर व्यक्ति के कल्चर को, आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाए समाज में। सो ये बहुत प्यारा सा कोट है, मैं समझ सकती हूँ इसके बहुत से वर्ड्स आप लोगों के लिए नए हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, अभी के लिए कुछ की टर्म्स आ गए आपके सामने, बस ये ध्यान में रखना है और आगे चैप्टर रीड करते हैं। धीरे धीरे आप सभी चैप्टर्स के थ्रू ये वर्ड्स को अच्छे से समझ जाएंगे। सो बिग क्वेश्चन है, क्या क्या समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, कि गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन communities for a long time. When a large number of people live together, there can be disagreements and disorders, and rules become necessary to maintain order and harmony in society. हमने जब फैमिली वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो एक दूसरे की बातें कभी पसंद नहीं आती या कंटेंशंस हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डिसीजन लेने के लिए, राइट। सो ऐसे ही अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो ये नेचुरल है कि डिसएग्रीमेंट होंगे, कोई किसी की बात से सहमत होगा, कोई नहीं होगा, डिसऑर्डर्स होंगे, मतलब सब शांति से नहीं रह सकते। तो समाज में इतने सारे लोगों को सही से कैसे रखा जाए, पीस और हार्मनी के साथ कैसे रहें ये लोग, तो इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम जरूरी होते हैं जिससे कि समाज में ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन किया जाए। हार्मनी मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है। दे आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. The schools where you study has rules too. Some for students, other for teachers. In higher classes, students appearing for exams must follow certain rules. Drivers on roads are expected to obey traffic rules. People employed in all kind of jobs are need to follow the rules set by their employer, while the employer must also follow rules which they have committed to their employees. देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर में। आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल में भी आपके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, अगर लेट हुए तो फाइन, है ना। तो रूल फॉलो ना करने पे हमें पनिशमेंट मिलती है। आपकी नोटबुक में ये कवर होना चाहिए, कोई भी क्लास से बाहर बिना परमिशन के नहीं जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप एज ए स्टूडेंट रूल के रूप में फॉलो करते हैं स्कूल में। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि
ये चैप्टर इतने दिन में कवर करा देना है, उनकी नोटबुक चेक करनी है बच्चों की, है ना। तो ऐसे बहुत से रूल टीचर्स के लिए भी होते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए भी होते हैं, सबके लिए रूल्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कि जो हमें जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी कंपनी है, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, और उसने कुछ रूल्स एम्प्लॉय के लिए भी बनाए हैं। एम्प्लॉय मतलब जो वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए भी कुछ रूल है कि भाई आपको इतने बजे आ जाना है ऑफिस में और इतने बजे तक काम करना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी। ये सब रूल हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए तय किए हैं। एम्प्लॉयर के लिए भी कुछ रूल हैं कि आप कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन। तो सबके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ड्राइवर जब रोड पे गाड़ी चला रहा है तो भी बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि रेड लाइट है तो आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप गाड़ी आगे चला देंगे, है ना। ग्रीन लाइट है तो आप आगे जा सकते हैं। तो ये सब रूल्स सोसाइटी के हर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दोज रूल्स? अ सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। क्या हो अगर सोसाइटी में ये रूल ना हो या फिर कोई भी रूल को फॉलो ना करे? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सोसाइटी सही से फंक्शन नहीं करेगी। Now, who makes the rules and why? How are they made? These are some of the questions we will explore in this chapter. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ये रूल्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है और क्यों बनाता है. So the process of taking decisions, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance. So यहाँ पर आपको governance का मीनिंग बताया है. governance क्या होता है? आपने डिसीजन लिया कि सोसाइटी को सही से चलाना है, ठीक है, सोसाइटी में पीस रहनी चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, उसके लिए आपने कुछ रूल्स बना दिए, सेट ऑफ रूल्स, राइट। अब इसको इंश्योर करना मतलब आपको ये देखना कि सोसाइटी के सभी लोग इन रूल्स को फॉलो करें, इसी को कहा जाता है गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस क्या है? रूल्स बनाना सोसाइटी के लिए और उन रूल्स को फॉलो करवाना पीपल से। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या है? ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि ये रूल्स बनाते हैं और इनको इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी में ये फॉलो हो। सम ऑफ मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। रूल्स ही, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको ही हम लॉज कहते हैं या कानून कहते हैं। सो देखो, तीन कॉन्सेप्ट हमने समझे, गवर्नेंस, गवर्नमेंट और लॉज। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है यानी कि लॉज बनाती है और इंश्योर करती है कि उसको फॉलो करे सोसाइटी। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट फॉलो करवाती है रूल्स को सोसाइटी से और रूल्स को बनाती है सोसाइटी के लिए, उस प्रोसेस को हम गवर्नेंस कहते हैं। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हैं। Now, this does not mean that rules and laws are set once and for all, just as you might discuss a particular rule at home with your parents, or as a student body might ask the school or university management to change a rule. Citizens also have a say in the laws and rules governing the society. We will see how this take place. देखिए, एक बार जो रूल बन गया, लेजिस्लेशन ने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस रूल में हम चेंजेस नहीं ला सकते, या कोई पहले से रूल है तो ये नहीं कि हम उसको बदल नहीं सकते। जैसे आपके घर में बहुत से रूल होंगे कि इतने बजे खाना खा लेना है या इतने बजे के बाद बाहर आपको खेलने नहीं जाना है, लेकिन कभी कभी तो रूल्स में चेंजेस आ जाते हैं ना। कहीं बाहर जाना है अगर रात को तो ये रूल तो टूट गया कि हम बाहर चले गए रात में उतने समय के बाद। सो ऐसे ही समय के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से रूल्स में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिया है, स्कूल में कुछ चेंजेस लाने हैं, आपके क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रिंसिपल से, टीचर से डिस्कस करते हैं तो उस चीज को चेंज किया जाता है, राइट। सो ऐसे ही जो लेजिस्लेशन ने लॉ बनाए हैं, तो समाज में हम रहते हैं, हम सिटीजन हैं, नागरिक हैं समाज के, तो हमारा पूरा अधिकार बनता है अगर कोई रूल जिसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए आवाज उठाने। सो इसके साथ हमने तीन कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, गवर्नमेंट और लॉ समझा। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे रीड करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर। पहला है, डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.1 ऑन पेज 151। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन देम? दो पिक्चर्स आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, हम एक एक करके देखेंगे और बताना है उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो ये पहली पिक्चर है, इसमें देखिए कितना व्यवस्थित सब दिख रहा है। व्हाइट मार्क्स जो रोड पे दिख रहे हैं, ये रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग्स हैं। फिर फुटपाथ बने हुए हैं जहां पर गाड़ियां नहीं चल रही, सिर्फ लोग चल रहे हैं। रोड पे व्यवस्थित ट्रैफिक लाइट्स हैं, सब व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाली इमेज है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, सब अनऑर्गेनाइज्ड है। गाड़ियां कहीं भी आ रही है, कहीं भी जा रही है, लोग कैसे भी चल रहे हैं। सो किसी के लिए कोई चीज अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इन वन ऑफ द पिक्चर इट शोज दैट इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड विद ट्रैफिक लाइट्स एंड सेफ प्लेसेस फॉर पीपल टू क्रॉस। और दूसरे पिक्चर में इट इज अनऑर्गेनाइज्ड विद लॉट्स ऑफ कार्स, बाइक्स एंड पीपल ऑल मिक्स टुगेदर विदाउट क्लियर रूल्स।
दूसरी पिक्चर में कोई क्लियर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद आवर डिस्कशन ऑन रूल्स? जो रूल्स हमने डिसाइड किए उसको आप इससे कैसे रिलेट करेंगे, दोनों पिक्चर की जो कंडीशन है उससे? सो दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली जो है वो अच्छे से काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से हैं। सो एक पिक्चर में तो हम गुड गवर्नेंस देख रहे हैं जिसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज है और सेफ है, और दूसरे में पुअर गवर्नेंस, रूल्स अच्छे नहीं है या उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, राइट? सो वहां पर क्योटिक सिचुएशन है और कंफ्यूजिंग स्टेट है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर सम ऑफ रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम? आप अपने स्कूल के कुछ रूल्स बताइए। तो जैसे वियर यूनिफॉर्म, अराइव ऑन टाइम, रिस्पेक्ट एवरीवन, ये कुछ रूल्स है, राइट? अब ये बनाता कौन है? सो प्रिंसिपल, और कभी कभी क्लास के लिए कुछ रूल्स टीचर्स भी बनाते हैं। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, दूसरी एक्टिविटी है, लेट्स एक्सप्लोर। पहला है, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन 10 पिक्चर्स इन फिगर 10.2 ऑन पेज 152? सो ये आपको इमेज दी गई है, आपको बताना है इनमें कौन कौन सी पब्लिक सर्विस आपको दिख रही है। पब्लिक सर्विस कौन सी सर्विस होती हैं? ऐसी सभी सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस कंट्री के लोगों के लिए। ओके, सो गवर्नमेंट द्वारा किए गए ये कुछ काम है, आपको बताना है ये कौन कौन सी चीजें हैं। सो जैसे कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज लिख के आप लिख सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हेल्थ केयर है, जुडिशरी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस ऑफिसर्स देख सकते हैं, देन गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पर रह के गवर्नमेंट ऑफिशियल फंक्शन करते हैं, फिर पोस्टल सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, डिजास्टर रिलीफ है। तो ये सारे काम, डिजास्टर रिलीफ क्या होता है? कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो फोर्स वर्क करती है प्रोटेक्शन का या रिलीफ प्रोवाइड करती है, एक्शंस लेती है, उसको हम डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस कहते हैं। ओके, सो ये कुछ गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। नाउ व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज? सो कैसे गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी एक्टिविटीज में? तो चलिए देखते हैं। पहला है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रोड है, पुल है, मेट्रोज है, ट्रेन है, ये सबको मेंटेन करना या बिल्ड करना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, समाज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, जो हमारे देश की सीमा है उसको, बॉर्डर को सुरक्षित रखना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। डिजास्टर अगर कहीं आ रहा है तो उसको रिलीफ कार्य के लिए भी गवर्नमेंट ही वर्क करती है। देन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, सेफ्टी देखना, रोड सेफ्टी। देन जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका है वो कैसे काम करेगी, समाज में कैसे जस्टिस इंश्योर किया जाए, वो भी गवर्नमेंट का काम है। देन एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस रन करके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। पोस्टल सर्विसेज, मैनेजिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये भी सारा गवर्नमेंट का काम है। देन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठ के काम करते हैं, वो बिल्डिंग्स की भी देख रेख या मेंटेनेंस का काम भी गवर्नमेंट का है। सो ये सारा गवर्नमेंट से इस तरीके से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? आप अपनी लाइफ से बताइए कि कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है जहां पे गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको भी दो दो ऐसी चीजें कुछ भी बतानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जहाँ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे पहला है वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो घर पे आता है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन इलेक्ट्रिसिटी, पावर जो आती है हमारे घर पे, पावर सप्लाईज हैं वो भी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, मेट्रोज हैं, ये सब गवर्नमेंट के एक्शन है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो इसके साथ हमने, अब इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें कितने सारे ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी को चला रहे हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, लिवर है। सो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, किसी एक में भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी, राइट? तो जैसे ये सभी बॉडी ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी को वर्क करने में मदद करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर गवर्नमेंट को वर्क करने में या किसी भी देश की गवर्नेंस को सही से चलाने में मदद करते हैं। सो यहाँ एक केस स्टडी दी गई है, रीड करते हैं और समझते हैं। All over the world, digital technologies have been transforming the way society function. In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. Or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a DD or demand draft, which would then have to be sent by post.
सो इसका मतलब क्या है, समाज में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दशकों में। अगर हम बात करें लगभग 30 साल पहले तक, अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है अपने रिलेटिव्स को जो कहीं और रहते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, बड़ी सी क्यू में लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर वहां पर जाके मनी ऑर्डर का फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाके कहीं पैसे सेंड होते थे। ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी दूसरी पार्टी को आपको पैसे पे करने हैं, तो उसमें भी आपको बैंक के बाहर लंबी लाइन लगाकर और फिर वहां डीडी या डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, एक तरीके का फॉर्म होता है, वो फिल करना होता था, तब जाके पेमेंट होती थी। लेकिन you have probably never heard these terms, money order or DD or demand draft, because today we have digital means of sending across money instantly. लेकिन आज के समय में ये शब्द तो हम सुनते भी नहीं है कि मनी ऑर्डर करना है या डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, डिजिटल मीन्स इतने आ गए हैं कि आप छोटी सी दुकान पे भी जाते हैं तो वो आपको क्यूआर कोड दे देते हैं, स्कैन कर दीजिए, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, राइट। सो ये टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो सारी अच्छी चीजें हुई हैं? नहीं, इसके कुछ रेपरकशंस भी हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। However, this has also created a new class of criminals who without even leaving their desk find digital ways of stealing people's money. बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स आ गए हैं, फ्रॉडर्स आ गए हैं। आपको बताया जाता है, एड में भी आता है या फोन पे भी आपको बताते हैं, किसी को ओटीपी शेयर मत कीजिए, किसी को अपने बैंकिंग पासवर्ड मत बताइए। ये सब क्या है? क्योंकि फ्रॉड्स होने लगे हैं आजकल, ऑनलाइन फ्रॉड्स, है ना। सो दिस हैज लेड मेनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज कॉल्ड साइबर क्राइम। सो जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनको हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम से डील करने के लिए गवर्नमेंट को रूल्स, लॉज बनाने पड़े हैं। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी हैव बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट। They are usually fined as well as jail for some years. तो साइबर पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है, ऐसे क्रिमिनल्स को जो हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है किसी लोगों का, वो चुराते हैं, है ना। फिर उसके बाद कोर्ट, यानी जो हमारी न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का हमने इमेज देखा, वो वर्क करती हैं कि क्या ये जो केस है सही है कि नहीं, क्या ये व्यक्ति क्रिमिनल है कि नहीं, और अगर क्रिमिनल है तो इसके ऊपर कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये हमने साइबर क्राइम का एक एग्जाम्पल देखा। अब इसके थ्रू हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स को कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। सो थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेस और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये साइबर क्राइम के एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं या ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो पहला है लेजिस्लेचर। इसका काम क्या है? लॉ बनाना। दिस ऑर्गन दैट मेक न्यू लॉज और लेजिस्लेट, समटाइम इट आल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉ। ये रूल बनाती है, लॉ बनाती है, और कभी कभी जो पुराने रूल्स हैं या लॉज हैं उसमें कुछ कमी है तो अपडेट करती है उसको समय के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से, और कुछ जो काम के नहीं है उन लॉज को रिमूव भी करती है, खत्म भी करती है। दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। अब ये जो रूल बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? एक असेंबली में। उस असेंबली में, उस मीटिंग में कौन बैठते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं लोगों के, जो लोगों ने चुन के वहां भेजे हैं। वही लोग असेंबली में बैठकर ये रूल्स या लॉज बनाते हैं। सो इंडियन जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या असेंबली जो हम बोल रहे हैं वर्ड, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया का सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये हो गया पहला ऑर्गन, लेजिस्लेचर। अब दूसरा देखते हैं जो कि है एग्जीक्यूटिव। सो इट इज द ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट द लॉज। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि साइबर क्राइम से डील करना है। एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो उससे डील करेंगे, उस लॉ को फॉलो करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट्स हु मे बी अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। इन आवर एग्जाम्पल अबव दैट एजेंसी इज साइबर पुलिस। सो ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ये स्टेट के हेड्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, या कोई एजेंसी, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कौन है एजेंसी? साइबर पुलिस, ठीक है। सो इनका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना यानी पूरा करना। अब आता है थर्ड ऑर्गन, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। सो जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स व्हिच डिसाइड वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स व्हिच डिसाइड वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी। सो जुडिशरी का काम है कि किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा गया है तो उसने लॉ को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, अगर तोड़ा है तो कौन सा एक्शन इसके ऊपर लिया जाना चाहिए, कितनी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ये सब डिसाइड करती है जुडिशरी। समटाइम इट आल्सो एग्जामिन
whether a decision taken by executive is right or whether a law passed by legislature is well conceived and fair to all. So कभी कभी जुडिशरी ये भी काम करती है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया पहली वाली बॉडी ने या पहले वाले ऑर्गन ने, वो सही है कि नहीं, सबके लिए फेयरली वर्क कर रही है कि नहीं, वो देखती है। और एग्जीक्यूटिव ने जो एक्शन लिया है, जैसे साइबर पुलिस ने मान लो किसी को पकड़ लिया है, तो उसका एक्शन सही है कि नहीं। सो ये सब काम जुडिशरी का होता है। सो ये तीन ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आगे दिया हुआ है। सो ये डायग्राम आप देखिए, इसमें तीन अलग अलग कलर के बॉक्सेस हैं, रेड है, ऑरेंज है और ब्लू है, और बीच में गैप्स है। ये क्या शो करते हैं? ये बताते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के अपने अपने पावर हैं, अपना अपना अधिकार क्षेत्र है कि इतने एरिया में इनका काम है, इतने एरिया में इनका काम है, इतने एरिया में इनका काम है। ये किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के। ओके, तो ये तो बॉक्सेस ये बताते हैं। लेकिन यहां पर आप एरोज भी देख पा रहे हैं जो दोनों तरफ जा रहे हैं। एक एरो इधर जा रहा है और एक एरो इधर जा रहा है, हर बॉक्स को कनेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप। सो ये एरोज क्या बताते हैं? ये एरोज ये बताते हैं भले ही ये अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन ये मिलकर काम करेगी देश के गवर्नेंस जो बीच में लिखा है उसको सही से चलाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वही यहां लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट ऑल्दो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। सो यही कहा गया है कि कोई भी अच्छा जो सिस्टम होगा ना गवर्नेंस का, शासन चलाने का अच्छा कोई एक सिस्टम, उसमें तीनों ऑर्गन्स जो है इनको सेपरेट रखा जाता है, लेकिन फिर भी ये मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सो ये जो सेपरेशन है ना इनके बीच में, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। इनके पावर्स को सेपरेट किया गया है, को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इट इज इंटेंडेड, ये क्यों किया गया है ऐसा? टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब एक कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, कहीं वो अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम तो नहीं कर रहा, तो दूसरा ऑर्गन उसके ऊपर चेक रखता है कि अच्छा ये अब ज्यादा हो गया, तो अब वो उसको बैलेंस को मेंटेन करेगा कि फिर से पुरानी वाली सिचुएशन जो थी वो वापस आ जाए, रीस्टोर करेगा बैलेंस को। so, इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस। सो सेपरेशन ऑफ पावर विद लिंक जो दिखाए गए हैं कि मिलकर काम करते हैं, क्यों है? ताकि चेक्स रखे जाएं और बैलेंसेस मेंटेन किए जाएं। ओके, दिस मीन चेक एंड बैलेंस का मतलब दिया हुआ है दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role। अगर कोई भी एक अपने रोल से ज्यादा वर्क कर रहा है तो दूसरा उस बैलेंस को रीस्टोर करेगा। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। लेट्स एक्सप्लोर। पहला है, एक्सप्लेन हाउ द थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर एट वर्क इन द केस ऑफ साइबर क्रिमिनल्स डिस्क्राइब्ड अबव। हाउ डू दे इंटरवीन? आपको ये बताना है जो साइबर क्रिमिनल का हमने एग्जाम्पल देखा उसमें तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के कैसे वर्क करेंगे एक साथ या कैसे इंटरवीन करेंगे। सो द थ्री ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क टुगेदर टू डील विद साइबर क्रिमिनल्स। ये तीनों मिलकर काम करेंगे साथ में डील करने के लिए। जैसे लेजिस्लेचर क्या करेगा? मेक लॉज, लॉ बनाएगा अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, है ना, और इलीगल जो एक्टिविटीज है ऑनलाइन उनको डिफाइन करेगा कि ये काम आप कर रहे हैं तो ये इलीगल है, आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? जो भी लॉज लेजिस्लेशन ने बनाए उसको एनफोर्स करेगा, फोर्स में लाएगा, समाज में इंप्लीमेंट करेगा। सो द पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक साइबर क्राइम सेल्स इन्वेस्टिगेट करेंगे साइबर क्राइम को, कैच करेंगे क्रिमिनल्स को यानी पकड़ेंगे, और एविडेंसेस यानी सबूत इकट्ठा करेंगे। फिर जुडिशरी क्या करेगी? वो इंटरप्रेट करेगी लॉ को, लॉ जो लेजिस्लेशन ने बनाया है उसके क्या प्रोविजन है, उसके हिसाब से क्या पनिशमेंट है, या उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो जुडिशरी बताएगी। सो कोर्ट हियर केसेस अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, डिसाइड इफ दे आर गिल्टी एंड इम्पोज पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। I hope it is clear. Now next question है, let's explore का as a class activity can you imagine the sort of disorder we might witness if all three organs were under the control of the same group of people? Can you describe any such real life situations you may have heard of? So आपको बताना है कि अगर मान लो ये तीनों ऑर्गन किसी एक के कंट्रोल में आ जाए, जो एक व्यक्ति कह रहा है वही काम सारे ऑर्गन्स में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये बताओ इमेजिन करके। और क्या रियल लाइफ में आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है तो वो आपको बताना है। So if all three organs of government were controlled by same group, it could lead to, अगर एक ग्रुप या एक व्यक्ति तीनों ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल रखेगा तो ये हो सकता है lack of check and balances, no oversight of action। चेक एंड बैलेंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति जो चाह रहा है वही हो रहा है, तो कौन ज्यादा पावर यूज कर रहा है कौन कम यूज कर रहा है वो तो बात ही खत्म हो गई ना, क्योंकि एक का कहा हुआ ही बात मानी जा रही है। देन अनफेयर लॉस,
क्या होगा ये बताओ इमेजिन करके, और क्या रियल लाइफ में आपने ऐसा कोई एग्जांपल देखा है, तो वो आपको बताना है। सो इफ ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर कंट्रोल्ड बाय सेम ग्रुप, इट कुड लीड टू, अगर एक ग्रुप या एक व्यक्ति तीनों ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल रखेगा तो ये हो सकता है लैक ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, नो ओवरसाइट ऑफ एक्शन। चेक एंड बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो चाह रहा है वही हो रहा है, तो कौन ज्यादा पावर यूज कर रहा है कौन कम यूज कर रहा है वो तो बात ही खत्म हो गई ना, क्योंकि एक का कहा हुआ ही बात मानी जा रही है। देन अनफेयर लॉज, लॉज भी कैसे बनेंगे, रूल्स कैसे बनेंगे, जो कि फेवर कर रहे हैं रूलिंग ग्रुप को, सोसाइटी के फेवर को ध्यान ना देते हुए अपने फेवर में लॉ बनाएगा। देन आर्बिट्री एनफोर्समेंट, मतलब मनमाने तरीके से अब लॉ को पूरा भी कराना है, सोसाइटी में लोगों को रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मनमाने तरीके से कोई भी एक्शन ले सकते हैं अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो। ओके, देन बायस जजमेंट, जुडिशरी वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि जिसका कंट्रोल है वो अपने फेवर में ही जजमेंट दिलवाएगा, है ना। सो अनफेयर ट्रायल्स होंगे, सेंटेंसेस जो सजा सुनाई जाएगी, ये सेंटेंसेस जो सजा सुनाई जाएगी वो भी फेयर नहीं होगी। सो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर व्यक्ति इन तीनों ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल कर ले तो, इसीलिए सेपरेशन जरूरी है ना। फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना है तो ऐसी कंडीशन को हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक व्यक्ति या एक पर्सन कंट्रोल कर लेता है गवर्नमेंट के सारी ब्रांचेस पे, सारे ऑर्गन्स पे, और वहां पे ह्यूमन राइट वायलेट होता है और जस्टिस नहीं मिलता है सिटीजन को। एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ में, नॉर्थ कोरिया में ऐसे गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। ओके, सो ये हो गया। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल्स क्या है गवर्नमेंट के, चलिए आगे रीड करते हैं और समझते हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल एट लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। In many countries, including India, it functions at 3 levels or tiers: local, state और regional and national। देखिए, जो भी गवर्नमेंट है मोस्टली कंट्री में एटलीस्ट 2 लेवल पे तो वर्क करती है, चाहे वो लोकल लेवल हो या नेशनल लेवल हो। लोकल मतलब जैसे कि एक नेशन है, कंट्री है, तो वो क्या नेशनल लेवल। अब कंट्री के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। सो स्टेट्स को कहा जा रहा है यहाँ लोकल। सो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी और लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी, कम से कम ये 2 लेवल तो होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया भी उसमें से एक है, इनमें 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेवल्स को टीयर्स बोलते हैं। ओके, सो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नेशनल लेवल पे यानी पूरी कंट्री के लिए, फिर कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, सो सबके स्टेट में क्या है, अपने अपने गवर्नमेंट है ना। कोई बिहार का है तो बिहार की गवर्नमेंट अलग है। सो ये एक दूसरा लेवल हो गया। देन तीसरा कौन सा है, स्टेट्स के अंदर भी आप कहते हैं कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं इस जगह से हूँ। सो स्टेट्स की भी छोटी यूनिट्स होती हैं, सो उनके जो गवर्नमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। सो इंडिया में 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। लोकल लेवल सबसे नीचे का लेवल, फिर रीजनल या स्टेट लेवल, और सबसे ऊपर आता है नेशनल लेवल। ओके, सो ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। हर लेवल का अपना अपना मैटर होता है जिसके ऊपर वो फंक्शन करते हैं। टू यूज अ कंपैरिजन, यहाँ पर एक कंपैरिजन करके आपको समझाया गया है कि कैसे तीनों लेवल वर्क करते हैं। कैसे, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटनिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब, switch, fuse, etc. If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board and file a complaint. These are also 3 levels of dealing with the problem. देखिए, मानिए आपके घर में एक बल्ब है जो कि जल नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खुद से अपने लेवल पे चेक करेंगे, उस बल्ब को देखेंगे कि वो फ्यूज तो नहीं है, फिर आप स्विच चेक करेंगे बार बार ऑन ऑफ करके, तभी भी वर्क नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे कि वो चेक करेगा। मान लीजिए सेकंड लेवल हो गया कि आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, वो भी नहीं कर पाया ठीक, तब आपको क्या पता चलेगा, अच्छा मेरे घर में प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस जाएंगे, वहां पर फाइल करेंगे अपनी कंप्लेन, और तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। तो देखिए कैसे आपने अपने लेवल पे किया, फिर वो भी नहीं हुआ सही तो इलेक्ट्रीशियन लेवल पे किया, और फिर उससे भी ऊंचा क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सो ऐसे 3 लेवल्स पे आपने प्रॉब्लम के साथ डील किया। तो ऐसे ही 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, इसको अभी मैं ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी पहले हम रीड कर लेते हैं। सो इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कौन सी, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। ओके, नाउ एक और एग्जांपल दिया है, इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज, there is a flood in a part of district,
मान लीजिए कि कुछ दिन बहुत तेज बारिश हुई, तो एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड यानी बाढ़ आ गई है। इफ इट इज नॉट टू सीवर, द लोकल अथॉरिटीज में बी एबल टू डील विद इट। जो लोकल वहां के गवर्नमेंट है या जो भी देखरेख करने वाले लोग हैं वो संभाल लेंगे अगर फ्लड ज्यादा नहीं है तो। लेकिन इफ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स और मेनी विलेजेस, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। लेकिन अगर सिचुएशन बढ़ जाती है और टाउन और विलेजेस में ये सिचुएशन फैल जाती है बाढ़ की या फ्लड की, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट से नहीं होगा। अब कौन इंटरफेयर करेगा? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट आएगी और जो अफेक्टेड पीपल है उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए ये जो फ्लड की सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई, सो बट इफ इट्स अ मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरिया, और भी बड़े लेवल पे अगर हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो कम टू हेल्प बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, द आर्मी एटसेट्रा। दीज आर द 3 लेवल्स अगेन। सो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई तो अब सेंट्रल लेवल भी आ जाएगी, वहां पर रिलीफ सप्लाईज जो भी खाने पीने का सामान है वो पहुंचाएगी और रेस्क्यू टीम भी भेजेगी, आर्मी भी भेजेगी, है ना। सो इस तरीके से 3 लेवल वर्क करते हैं। सो ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए। नाउ द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड्स इन समरी अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स, 3 ऑर्गन ऑफ द नेशनल एंड स्टेट लेवल। सो अभी जो हमने 3 ऑर्गन देखे थे ये तो लेवल हो गए। 3 ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो देखे थे, उनके क्या क्या फंक्शन है, वो तीनों क्या क्या काम करते हैं, सो वो हमें टेबल आगे दिया हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देयर डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइज रोल ऑफ असेंबलीज विल बी स्टडीड इन ग्रेटर डेप्थ इन ग्रेड 7। इनके जो एग्जैक्ट रोल क्या है असेंबलीज के, इनके बारे में आप ग्रेड 7 में पढ़ेंगे। और यहाँ सिर्फ नेशनल और स्टेट लेवल का दिया हुआ है, लोकल लेवल इज नॉट मेंशन हियर एज वी विल लुक इट more closely in the next 2 chapters। लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर में सिर्फ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं तीनों ऑर्गन के, वो हम समझने वाले हैं। तो पहले ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर 3 लेवल है गवर्नमेंट के। सबसे नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट एट टाउन और विलेज लेवल। जो टाउन लेवल पे या विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं लोकल लेवल। पंचायत हो गई, जिला परिषद हो गया, तो ये सब क्या है? लोकल गवर्नमेंट है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की जो सरकार होती है तो एट स्टेट लेवल। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और नेशनल लेवल पे ये वर्क करती है। सो ये डायग्राम यही दिखाता है हमारे इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है। ओके, नाउ अब ये चार्ट देख लेते हैं। सो पूरे इंडिया लेवल पे तीनों ऑर्गन को हमें देखना है और स्टेट लेवल पे देखना है। सो सबसे पहला ऑर्गन यहाँ दिया है जुडिशरी। जुडिशरी जो पूरे इंडिया लेवल पे वर्क करती है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ओके, ये पूरे नेशन का जो केस होता है उसको देखती है। स्टेट लेवल सुप्रीम कोर्ट है। ओके, ये पूरे नेशन का जो केस होता है उसको देखती है। स्टेट लेवल, स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं। ओके, हाईएस्ट कोर्ट कौन से होते हैं स्टेट में? हाई कोर्ट। सेकेंड ऑर्गन है लेजिस्लेचर। इसका काम क्या होता है? लॉ बनाना। सो नेशनल लेवल पे कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट का नाम आपने सुना है, उसमें 2 हाउसेज होते हैं। हाउस क्या होता है? देखो यहाँ, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास। एक ऐसी असेंबली, ऐसी मीटिंग जहां पर सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, कौन सा लॉ बनेगा, उसमें क्या प्रोविजन होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और सबको जब सही लगता है या अगर चेंजेस करने हैं तो वो करके और फिर उस लॉ को पास करते हैं और वो एक्ट बन जाता है। ओके, सो ऐसे ही ये जो 2 हाउसेस हैं, कौन से हाउसेस हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा एंड राज्यसभा। सो ये दोनों मिलकर फॉर्मुलेट करते हैं नेशनल लॉज, नेशनल लेवल पे। ओके, स्टेट लेवल पे जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। ओके, विधानसभा हम बोलते हैं हिंदी में। नोट दैट मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली और फ्यू स्टेट्स हैव 2। जैसे कि नेशनल लेवल पे हमने देखा 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेवल पे मोस्टली एक ही हाउस होता है जिसे हम विधानसभा कहते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, 2 हाउसेस होते हैं, या कह सकते हैं 2 असेंबलीज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, असेंबली नहीं बोलते हैं। ओके, सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने दे दी, ये अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस होते हैं स्टेट लेवल पे भी, लेकिन मोस्टली एक ही हाउस होता है। तो ये हमने 2 ऑर्गन्स देख लिए, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अब हम देखेंगे तीसरा ऑर्गन जिसमें आता है एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव आते हैं, तो वो समझते हैं। इसको समझने से पहले 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल हेड,
एग्जीक्यूटिव हेड। सो इनमें क्या डिफरेंस है? नॉमिनल, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम का हेड, जो हेड है, जो पावर है, वो नाम की है। देखिए यहाँ मीनिंग दिया है नॉमिनल का, इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के लिए। इट मीन्स इन आर केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आर नॉट द actual executive heads. They do have certain powers under certain circumstances or special circumstances, but normally do not interfere in the affairs of the central or state government. So जो nominal head होते हैं वो सिर्फ नाम के head होते हैं, हम अभी देखेंगे कौन होते हैं nominal head, लेकिन जो मेन पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव हेड के पास होती है, जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में दिया है सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, सिर्फ नाम के हेड होते हैं, इनकी पोजीशन बड़ी होती है नाम की। मेन पावर किसके पास होती है? सो सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के पास होती है। ओके, और आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड होने के साथ साथ ही सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। ओके, इन सब के बारे में आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते चलिए। ओके, क्या आप बता सकते हैं हमारे अभी प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम आप टाइप करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ अब हमने तीनों ऑर्गन देख लिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव जो है, ये नॉमिनल हेड, ये एग्जीक्यूटिव हेड, इनका क्या रोल है? तो क्या क्या फंक्शन ये करते हैं? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पर हमें दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। ये सिर्फ इतने ही नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट हैं उनका क्या फंक्शन है? सो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, इनसे रिलेटेड कोई भी फंक्शन होगा इन टॉपिक से रिलेटेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी। डिफेंस यानी कि जैसे आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब देश के बॉर्डर को बचाने का काम किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, पूरे नेशन की जो गवर्नमेंट है वही करेगी। सो डिफेंस किसके अंडर आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, फिर ऐसे फॉरेन अफेयर, किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना है तो हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डील करती है। ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी, फिर करेंसी, जो नोट्स होते हैं, जो रुपीज आप देखते हो, वो भी किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फिर एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो भी किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दोनों के पास होते हैं, जैसे एजुकेशन देखिए आप, यहाँ भी और यहाँ भी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप किसी भी स्टेट में रह रहे होंगे तो आप सीबीएसई पढ़ रहे हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना, सो आपका जो स्कूल है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या सीबीएसई स्कूल होगा, है ना? सो एनसीईआरटी ऑल इंडिया वर्क कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन हर स्टेट का अपना खुद का भी बोर्ड होता है। बिहार में हो तो बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश बोर्ड, तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु बोर्ड, केरला में हो केरला बोर्ड, है ना? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये फंक्शंस दिए हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में दिया है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। सो पुलिस किसके अंदर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जो आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये जो आता है डिफेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। आपने सुना होगा जॉब निकलती है ना, बिहार पुलिस में भर्ती हो रही है, राजस्थान पुलिस में भर्ती हो रही है। सो पुलिस आती है स्टेट लेवल में। ओके, देन एडेप्टेशन, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं उनको स्टेट में इम्प्लीमेंट करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, जो शिक्षा है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, पंचायत वगैरह। हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने पंचायत की चीज लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे ही ये डीलिंग्स होती है। ओके, सो ये हो गए हमारे कुछ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच मानिए ये बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा आगे जानने वाले हैं बड़ी क्लासेस में। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कि हाँ ऐसे ऐसे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटे होते हैं।
ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट थे जो 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे थे। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सो ही वॉज born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931. He was a renowned scientist nicknamed the Missile Man of India. इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जगह पर हुआ था 1931 में। ये एक साइंटिस्ट थे और इनका निक नेम क्या रखा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिल्ड करने में इंडिया की। ओके सो स्पेस से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड जो भी चीजें इंडिया ने डेवलप की हैं उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही सर्व्ड एज द 11th president from 2002 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people and youth in particular through his passion for good education and innovation. वो अच्छी शिक्षा प्रणाली या कुछ इनोवेटिव करने के प्रति उनका जो पैशन था उसकी वजह से वो इतने हाई पोजीशन पे होने के बाद भी इंडिया की जो यूथ हैं उनके साथ वो बहुत डीपली कनेक्टेड थे। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विद हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। उनके ये जो डेडिकेशन था सोसाइटी के प्रति, इससे मिलियंस, लाखों लोग प्रभावित थे। ही टायरलेसली एनकरेज्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया यंग इंडियंस को कि वो अपने गोल्स को सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें। सो ही शोड दैट इवन दो हिज पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉमिनल, ही कुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्टिंग काउंटलेस लाइफ। सो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शो किया कि बेशक जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है इंडिया में वो नॉमिनल है, नाम के लिए वो हेड है, फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज के थ्रू ये शो किया कि कैसे वो इंडियन की लाइफ्स में या बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपने व्यक्तित्व से प्रभाव डाल सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। राइट नाउ लेट अस मेडिटेट ऑन अ फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट्स। यहाँ कुछ उनके इंस्पायरिंग थॉट्स दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। सो उनका कहना था कि आप आसमान की तरफ देखो, आप कभी अकेले नहीं हो। अगर आप बड़ा ड्रीम करते हो, सपने देखते हो और उसके लिए वर्क करते हो तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ होगा और आपके लिए ही फेवर में काम करना शुरू कर देता है। सो आपको कभी भी अकेला फील नहीं करना है, बस ड्रीम बड़ा रखना है और उसके लिए वर्क करना है। फिर लिखा उन्होंने कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो अपने मिशन में या अपने गोल में तो आपको अपने दिमाग को एक गोल के लिए सेट करना होगा, कभी भटकना नहीं होगा। आज मैंने ये सेट कर लिया, आज मैं ये करूंगा, फिर कल मैं ये करूंगा, नहीं, एक गोल बनाना है, एक फोकस रख और उसके प्रति डिवोट होना है। नेक्स्ट है, इफ यू फेल, अगर आप फेल होते हैं तो कभी गिव अप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि फेल, FAIL का मतलब उन्होंने फुल फॉर्म बताया है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने के प्रोसेस में ये पहला अटेम्प्ट था, मतलब मौके अभी और हैं। एंड इज नॉट द एंड, एंड मतलब क्या होता है, खत्म होना, लेकिन उन्होंने कहा एंड नहीं होता है। एंड की फुल फॉर्म उन्होंने बताई, एफर्ट नेवर डाइज, कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, अगर आपने कोई काम बहुत मेहनत से किया फिर भी अगर आपका काम सफल नहीं हुआ, नो आंसर आया, तो रिमेंबर, तो उन्होंने कहा याद रखिए, नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो फिर से एक मौका मिला है, सो लेट्स बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होइए, है ना, और फिर से अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए लग जाइए। Then next is, dream is not that which you see while sleeping, it is something that not let you sleep. So उनके हिसाब से सपना वो नहीं है जो रात को आप सोते हुए देखते हैं, उठे और बोले कि मैंने ये सपना देखा, नहीं। उनके हिसाब से सपना वो होता है कि आपने कुछ सोचा कि मैं लाइफ में ये अचीव करूंगा और वो चीज आपको सोने ना दे कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे दिन रात एक करके वो चीज सक्सेस हासिल करनी है। सो सपना वो होता है। देन इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, ये 4 चीजें जो दी गई हैं अगर वो आप फॉलो करेंगे सो एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या वो 4 चीजें? हैविंग अ ग्रेट एम, कोई बड़ा एक मकसद चुनिए, एम को पाने के लिए नॉलेज इकट्ठा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब होता है कंटिन्यूटी, ये नहीं आज 2 दिन कर लिया काम फिर तीसरे दिन नहीं किया। जैसे बहुत से बच्चे आधी वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा एग्जाम से एक दिन पहले देख लूंगा या देख लूंगी तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा, अभी पूरा देख के क्या होगा, है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो यहाँ तक देख रहे हैं मतलब वो लोग पूरी वीडियो देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स थे, आई होप कि आपको वर्क करेंगे आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करने में।